हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जेडब्ल्यू प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने 28 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। बाकी के क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में सॉल्व कराने वाला हूं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहले पार्ट 1 देखें, देन गो फॉर पार्ट 2। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है CONS3 का होल 4 एंड Br2 और Br, इसको जो है ये न्यूक्लियोफाइल है और हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो एक NH3 यहां से रिप्लेस हो रहा है और उस NH3 की जगह में एक Br आ रहा है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो आप सारे स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को बनाऊंगा CONS3 का 4Br2, तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का बनेगा, देखो, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स में हम दो तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं, सिस एंड ट्रांस। ठीक है बच्चों, ये मैंने सिस आइसोमर बनाया। अगर सिस आइसोमर में Br जो है NH3 को रिप्लेस करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो इसको रिप्लेस करता है या तो वो इसको रिप्लेस कर सकता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ आइसोमर में प्रोड्यूस, और वो कौन से हो सकते हैं? ऐसे वाले। देखो इस कंडीशन में उसने इसको रिप्लेस किया और अगली कंडीशन में ये वाला रिप्लेस हुआ, ठीक है। तो हमारे पास दो आइसोमर बनेंगे, फेसियल और मेरिडोनियल। तो फेसियल को बच्चों हम सिस बोल सकते हैं और मेरिडोनियल को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांस बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों Br एक साइड है तो ये सिस हो गया, और यहाँ पे देखो दो Br एक साइड है, एक अपोजिट है, तो दो Br अपोजिट आ रहे हैं यानी ट्रांस। तो मेरिडोनियल और फेसियल। तो बच्चों जब सिस आइसोमर Br के थ्रू रिप्लेस होगा यानी NH3 रिप्लेस होगा तो दो आइसोमर बनेंगे। लेकिन अगर हम इसका ट्रांस ले, देखो ये ट्रांस आइसोमर हमने ले लिया, इसका Br और Br अपोजिट कर दिए, इस कंपाउंड का ट्रांस आइसोमर ये रहा, ठीक है। चारों NH3 जो है चार पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो बच्चों यहां पर जो है ये NH3 इन चारों में से कोई एक NH3 रिप्लेस होगा, केवल एक ही आइसोमर बन सकता है, वो भी मेरिडोनियल बन सकता है, यानी ट्रांस आइसोमर बनेगा, ठीक है। और आइसोमर बनने की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? बी वाला। टू आइसोमर आर पॉसिबल इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज सिस, यानी ये सही है। और थर्ड वाला क्या बोल रहा है? ओनली वन आइसोमर इट प्रोड्यूस इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस। तो ट्रांस से केवल एक आइसोमर प्रोड्यूस होता है, लेकिन सिस हो तो दो आइसोमर प्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, on treatment with 100 ml 0.1 molar solution of COCl3 6s2 with excess of AgNO3, तो ये बोल रहा है कि 1.2 into 10 की पावर 22 ions are precipitated, the complex is। तो इनमें से आपको कॉम्प्लेक्स ढूंढना है, ठीक है बच्चों। तो देखो प्रेसिपिटेट उसी कॉम्प्लेक्स का बन सकता है जिसमें काउंटर आयन Cl हो। देखो इसमें काउंटर आयन Cl नहीं है तो इस ऑप्शन को तो पहले हटा दो। बाकी सब में बच्चों Cl काउंटर आयन है। अब देखो कितने काउंटर आयन प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले आप लगा लो कि इस कॉम्प्लेक्स का मोलरिटी कितनी है। तो यहां पर दे रखा है बच्चों 100 ml 0.1 मोलर। तो इसकी मोलरिटी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 0.1 इंटू 100/1000, 1000 ml में हमें चाहिए, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 0.01 मोल। तो ये कॉम्प्लेक्स कितना है हमारे पास? 0.01 मोल, क्योंकि 0.1 मोल अगर 100 में है तो 1000 में कितना होना चाहिए? 0.01 मोल, ठीक है। अब हमने ये देखना है बच्चों कि जो AgNO3 डालने पर AgCl के कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो इतने बन रहे हैं, एक मोल में वो कितने बनते हैं, ठीक है। तो देखो तो यहां पर होगा 1.2 इंटू 10 की पावर 22 बाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो बच्चों यहां पे निकल के आ जाएगा 0.02 मोल्स ऑफ आयन। तो अब हमें ये देखना है कि कितने Cl काउंटर आयन में है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 0.02 को डिवाइड कर देंगे 0.01 से, तो यहां पर निकल के आ जाएगा 2, यानी 2 क्लोराइड आयन एक्ट एज ए काउंटर आयन। तो बच्चों यहां पर जो है 2 कौन सा वर्ड? देखो D। तो बोलने का मतलब है यहां पर जब 2 Cl काउंटर आयन होंगे
तो 0.1 मोल से इतने आयन बनेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 31, द पेयर हैविंग द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? दिस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनका मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास Cr, Mn, Co और Fe 4 मेटल है। तो चारों मेटल के हम यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर देखो, मैंने कॉम्प्लेक्स लिखा है, उसके आगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है और कितने उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे ये सब में लिखा है। देखो Fe में Fe2 प्लस 3d6, Mn में Mn2 प्लस 3d5, CO2 प्लस आगे 3d7। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स में सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो Fe में 4 आ रहे हैं और Cr में भी 4 आ रहे हैं, यानी Cr का कॉम्प्लेक्स और Fe का कॉम्प्लेक्स सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है बच्चों, देखो सारे ऑक्टाहेड्रल है और सारे ऑक्टाहेड्रल में बच्चों इस तरह का कॉम्प्लेक्स देखो सी वाला, जिसमें कि A4NB2 हो, ये ऐसा नहीं करता है। ठीक है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स देखो जो 3-3 वाला, यानी Ma3B3 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री आती है। बाकी बच्चे दो सिस और ट्रांस। तो बच्चों देखो ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी लेकिन सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। हमने बनाना है CO और यहाँ पे आप बनाइए एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, तो En ऐसे जुड़ेगा, En ऐसे जुड़ेगा और Cl क्या होगा बच्चों? अपोजिट होगा। तो ये कौन सा आइसोमर बनाया मैंने? ट्रांस। अब हमने सिस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? CO 1 2 3 4 5 और 6। तो एक En यहाँ पे, ठीक है बच्चों, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे और एक En यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सिस, है ना। तो अब देखो बच्चों, सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसका एक ऑप्टिकल आइसोमर यानी एनेंटियोमर आराम से बन सकता है। लेकिन यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सिस वाला, ए। क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो देखो पीटी के साथ 1 2 3 और 4 लिगेंड जुड़े हैं। तो जब बच्चों किसी एटम के साथ अलग अलग टाइप के लिगेंड होते हैं 4 MABCD, तो ये हमेशा 3 आइसोमर बनाता है। ध्यान रखें ना, ऐसा ही कुछ नीट में भी आया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कलर्ड येलो। हम सब लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कलर्ड नहीं होता। डिपेंड करता है कि वहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन बच्चों किसी का कलर येलो होगा, किसी का कुछ और कलर होगा। ये डिपेंड करता है कि वहां पर कौन सा लाइगेंड जुड़ा है। अगर बच्चों लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कलर डिफरेंट होगा। अगर कोई लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होगी, कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो दूसरे कलर का शो करेगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारे पास देखो लाइगेंड के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा ए, क्योंकि Fe के साथ जो Cn जुड़ा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। बाकी यहां पर ये वाला लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होने की वजह से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से बच्चों ये लगभग व्हाइट कलर ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। पूछा है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए किसी कॉम्प्लेक्स के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों अगर हम सारे कॉम्प्लेक्स देखें तो सी वाला ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, इसीलिए ये कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 टाइप के आइसोमर बनेंगे, फेसियल एंड मेरिडोनियन। ठीक है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आंसर क्या होगा? सी।
36 which among the following will be named as a dibromido bis इथाइलिन डाइअमीन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड। तो दो ब्रोमीन तो होने चाहिए, तो दो ब्रोमीन किसके पास है, देखो इन दोनों के पास दो ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन नहीं है, तो ए और सी तो कट कर दो। बिस इथाइलिन डाइअमीन होना चाहिए, तो यानी दो इथाइलिन डाइअमीन होने चाहिए, तो किसके पास है, दो इथाइलिन डाइअमीन इसके पास आ रहे, तो आंसर हो जाएगा बी। और करेक्ट करके आप देख लो तो 36 का बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 37, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट है बच्चों, द कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑक्टाहेड्रल से। यस, D2sp3 होगा क्योंकि यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 यानी 3D3। ठीक है, और 3D3 में अगर बच्चों हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करें 1 2 3 4 एंड 5, तो 1 2 और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो NH3 है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवा पाता है, तो यहां पर बच्चों 2 d ऑर्बिटल खाली है, तो D2 और आगे sp3। यस, ठीक है, चलो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक। यस, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तीसरा, द कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चों ये गलत है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ो 38, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ NiCl4 2- इज। तो यहां पर बच्चों देखो कि NiCl4 में Ni के पास कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो निकल का होता है 28। ठीक है, और यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों +2, तो 28 के हिसाब से होता है 3D8N4s2, तो यहां हो गया बच्चों 3D8। ठीक है, और Cl जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो 3D8 को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके ऑर्बिटल में, तो 3D8 कैसे हुआ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें केवल 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो नेक्स्ट हमारे पास है 39, पूछा है कि इन लिगेंड में से इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी, उसमें CO सबसे ज्यादा, देन Cn, देन En, देन NH3, तो आंसर हो जाएगा बी, मैक्सिमम एंड मिनिमम। 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन बनाता है, देखो 3 वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है नहीं, ये ऑप्टिकल बनाएगा। ठीक है, 5 और 1 वाला कभी भी पॉसिबल है नहीं, 4 और 1 वाला कभी भी पॉसिबल है नहीं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चों सी। अब देखो सी कैसे, आपने लिखना है CO। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल है, तो बच्चों देखो NH3 और NH3 को आप करो एक बार अपोजिट, और En और En को इस तरह लाओ, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांस, क्योंकि दोनों NH3 अपोजिट है। अब सिस बनाना है तो क्या करो, En को इस तरह से करो और NH3 को नजदीक ले आओ इस तरह से, तो ये बन जाएगा बच्चों सिस, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिस और ट्रांस। तो कौन कर रहा है, सी। 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बच्चों क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अच्छा बी क्यों होगा, देखो जो CO है उसके साथ 3 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हैं, तो बाइडेंटेड लिगेंड को हम कैसे ले सकते हैं, देखो एक बच्चों ये यहां होगा, एक ये यहां होगा, और एक ये यहां होगा, इस तरह से। अब इसका अगर हम एक मिरर इमेज बनाए तो कैसे बनेगी, देखो CO, तो एक बनेगा इधर, है ना बच्चों, एक बनेगा इधर ऐसे और एक बनेगा इधर En, तो ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह के लिगेंड, यानी अगर जिनका फॉर्मूला MAA3 हो तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते, तो MAA3 केवल बी ऑप्शन में पॉसिबल है। ठीक है बच्चों। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो यहां पर भी देखो कौन सा फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास, यस ये वाला करेगा बच्चों, डी वाला आंसर हो जाएगा 42 का डी। तो देखो डी कैसे करेगा, CO, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल है तो क्या करेंगे, NH3 को हम रखेंगे बिल्कुल बगल में, क्योंकि इसका बच्चों सिस और ट्रांस पॉसिबल है। तो इसका जो है ट्रांस तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, लेकिन सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये अगर सिस हो तभी जाके जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ऐसा ही मैंने अभी भी सॉल्व करा था पीछे। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो बच्चों लिंकेज आइसोमेरिज्म कुछ खास तरह के लिगेंड की वजह से होती है, और वो लिगेंड मैंने आपको बोला था, जैसे NO2 होता है, NCS होता है, या फिर CN होता है। तो ढूंढो कहां पर ऐसे लिगेंड आपको दिख रहे हैं। यस देखो NCS SCN, यस तो बी वाला कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा बी। बाकी में आप देख सकते हैं कोई इस तरह का लिगेंड प्रेजेंट नहीं है। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट E इन द कॉम्प्लेक्स दिस रिस्पेक्टिवली, है ना। आपको दो चीजें पता करनी है, एक कोऑर्डिनेशन नंबर और एक ऑक्सीडेशन नंबर। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, यहां पर मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, E और EN का होल ट्वाइस है, C2O4 का मॉलिक्यूल है, और NO2, ठीक है। अच्छा C2O4 एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 into 1 हो जाएगा, या 2। EN भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 into 2 हो जाएगा, यानी 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहा, 4 + 2 = 6। 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो इसको मानो X प्लस EN का कितना होता है, 0 होता है। C2O4 पे कितने चार्ज होते हैं, 2 माइनस चार्ज होते हैं, तो 1 into -2, ठीक है बच्चों। और इस पर जो है एक काउंटर आयन जुड़ा है माइनस वाला, तो इक्वल टू हो जाएगा +1, ठीक है। तो X इक्वल टू हो जाएगा बच्चों +3। तो आंसर हो जाएगा 6 और 3, 6 और 3 कहीं दिख रहा है, डी, ठीक है। 45, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स CO विल बी द मैग्नीट्यूड हाईएस्ट। तो बच्चों CO के केस में कौन सा लिगेंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा करेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, सीधी सी बात है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, CN। तो आंसर हो जाएगा ए। CN जो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग मैक्सिमम करेगा, तो वही पूछ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 46। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए आपका जो हाइब्रिडेशन होना चाहिए DsP2, ठीक है। तो यहां पर बच्चों जो आंसर होगा वो होगा डी, PtCl4 हैज DsP2 ज्योमेट्री। ऐसा क्यों होता है, देखो सब कॉम्प्लेक्स में बच्चों Cl आयन यानी Cl लिगेंड है, तो Cl लिगेंड एक वीक फील्ड लिगेंड है, ये कभी भी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। लेकिन बच्चों PtCl के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। PtCl के केस में Pt लार्ज कैटायन है, तो लार्ज कैटायन होने की वजह से ये Cl यहां पर पेयरिंग करवा सकता है। तो पेयरिंग करवाने की वजह से ये क्या करेगा, DsP2 हाइब्रिडेशन शो करेगा। कैसे देखो अब, तो Pt में ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यानी D में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे भरोगे बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, इधर चला जाता है। तो ये D क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, तो यहाँ DsP2। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 47, FeCO5 FeC बॉन्ड पजेस। तो बच्चों FeC बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर होता है, दोनों कैरेक्टर होते हैं ना, बोथ पाई एंड सिग्मा कैरेक्टर। दोनों पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड दोनों बनते हैं, क्योंकि एक तरह का एक मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। तो ये Fe है, और Fe को CO इस तरह से इलेक्ट्रॉन देता है ना। लेकिन बच्चों इसके जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी आपस में कंबाइंड होते हैं इस तरह से, तो मेटल दोबारा से इसको इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां पर बनता है पाई बॉन्ड और यहां पर बनता है सिग्मा बॉन्ड, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 48।
पूछा है कि इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो दो टाइप के लिगेंड है, एक NO2 है, एक NH3 है। तो सबसे पहले NH3 आएगा। कितने NH3 है? 5 NH3 है, तो पेंटा अमीन आ जाएगा। ए और बी को तो हटा लो, ठीक है। पेंटा अमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट, तो ये दोनों सेम नाम है। लेकिन बच्चों अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता करना है। तो अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा डी। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +3, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो काउंटर आयन होगा वो होगा बच्चों +2, क्योंकि -2 है और यहां पर -1 है, तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। 49, निकल combined with uni-negative monodentate ligand यानी X- to form a paramagnetic complex, ये वाला। The number of unpaired electron in the nickel and geometry of the complex will be। तो यहां पर आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं और ज्योमेट्री कितनी है, ठीक है। तो बच्चों यूनिडेंटेड लिगेंड कौन सा हमारे पास? X- है, ठीक है। और एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाता है। पैरामैग्नेटिक मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तभी पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर होने वाला है +2, और +2 के हिसाब से बच्चों इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं 3d8, ठीक है। अच्छा, 3d8 को अगर हम फिलअप करें तो 3d8 को कैसे फिलअप करेंगे? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना, यानी 2 यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यानी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। जब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये ऑर्बिटल में हाइब्रिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब कौन सा हाइब्रिडेशन होगा? sp3, ठीक है। और sp3 का मतलब होता है बच्चों टेट्राहेड्रल। तो 2 एंड टेट्राहेड्रल यानी बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 50। द वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज 2.84 bm। द करेक्ट वन इज, अच्छा 2.84 bm का मतलब होता है बच्चों टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर? 2, ठीक है। तो हमें ये ढूंढना है कि किसमें जो है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले हम बात करते हैं D5 की। तो D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब ये होगा कि 2 ऊपर और 3 नीचे, है ना, इस तरह से। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में गैप ज्यादा है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे। तो 5 में अगर भरना है तो बच्चों 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जो है D3 D4, अच्छा D4 में जो है वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है D3। तो D3 में चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो नीचे के ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, यानी T2g में, ठीक है। अच्छा, D4 है, अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो D4 में क्या होगा बच्चों? D4 की बात कर रहे हैं तो 4 को भरना है ना आपने, तो क्या करेंगे? 1 2 3 और 1 ऊपर आ जाएगा 4, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होने वाला है? 4 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बचा कौन? D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, 1 2 3 और 1 4। यस, इसमें बच्चों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 2.84। तो आंसर हो जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट हमारे पास है 51। ये पूछा कि इनमें से किस कॉम्प्लेक्स का सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा। बच्चों उस कॉम्प्लेक्स का सबसे कम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे। तो सबसे पहले हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर लिखते हैं CO+3, उसके बाद है बच्चों Fe+3, उसके बाद है Mn+3 और उसके बाद है Cr+3, ठीक है। अब इनके d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाले में। CO कोबाल्ट का कितना है? 27 यानी 72, तो हो जाएगा बच्चों 3d6, ठीक है। Fe में कितना होता है? 26 यानी 6 और 2 हो जाएगा 3d5। Mn3 25 यानी 3d4, और Cr में कितना होता है बच्चों? क्रोमियम कितना दे रखा है यहाँ पे? 24 यानी 5 और 1, तो हो जाएगा 3d3, ठीक है। अब बच्चों ये देखो कि सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास आ रहे हैं? देखो, अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन को d ऑर्बिटल में इनको मैं लगाऊं तो यहां पर 1 2 3
4 5 और बच्चों 6। लेकिन बच्चों ये Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो Cn क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा, यानी इस पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, यहाँ पर 3 रहने वाले हैं, है ना, 1 2 3 और बाकी 2 खाली है। तो अगर डी ऑर्बिटल में मैं इनको जमाऊं तो कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। केवल कोबाल्ट वाले केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर जो हैबिटेशन होगा बच्चों वो होगा D2sp3 और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर सबसे कम शो करे। 52 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा, ये वाला देखो बी, क्योंकि इसमें बच्चों किस तरह का कंसेप्ट आ रहा है, MAA और 3, तो ये बच्चों क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाकी देखो ये टेट्राहेड्रल बन रहा है, ये भी जो है टेट्राहेड्रल टाइप का बन रहा है, ये जो है 6 वाला ऑक्टाहेड्रल है, तो क्या पॉसिबल है नहीं। तो बी वाला कैसे होगा, देखो जैसे मैंने EN के केस में आपको बताया था, CR बीच में लिखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो CO तो C2O4 ऐसे लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये होगा C2O4, ठीक है, इसको लिखने का अलग तरीका है, C2O4 इस तरह। तो यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, इसलिए क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल इथाइलिन डायअमीन के जैसे। अब बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हेक्सासाइनोफेरेट और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +3, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि कितने लाइगेंड उस मेटल आयन को अप्रोच कर रहे हैं, यानी कितने लाइगेंड अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा बच्चों जब लोन पेयर डोनेट होता है तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड की तरह से काउंट करते हैं, नॉट पाई बॉन्ड ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, द नंबर ऑफ लाइगेंड अराउंड द मेटल एटम बाउंडेड बाय सिग्मा बॉन्ड। तो जो भी वो बच्चों लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम एज ए सिग्मा बॉन्ड रखते हैं, ठीक है। 54 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ आइसोमर। इसके बच्चों देखो ज्योमेट्रिक भी बनेंगे और ऑप्टिकल भी बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे होगा, CO ये EN ये EN और ये Cl और Cl, ठीक है, ये वह बच्चों हमारा सिस। और अगर आपने ट्रांस बनाना है तो Cl और Cl को क्या करो, Cl और Cl को अपोजिट कर दो, तो ये हुआ हमारा बच्चों ट्रांस। अब जो हमारा सिस होगा वो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो टोटल इसके 3 आइसोमर बनेंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। 55 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहां पर हमें देखना है कि बच्चों कितने नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी मेटल में, ठीक है। तो देखो Cl और Cl दोनों जो है वीक फील्ड लिगेंड है, जबकि Cn बच्चों क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो Cn क्या करेगा, पेयर अप करवाने की कोशिश करेगा, जबकि Cl और Cl पेयर अप करवाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं MnCl4 को, है ना। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है, +2, यानी ये होने वाला है 3d5, ठीक है। और 3d5 में बच्चों कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। उसके बाद है बच्चों CO, ठीक है, CO का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, CO होता है 27, तो 3d7 हो जाएगा। 3d7 में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, 3, ठीक है। उसके बाद है बच्चों हमारे पास Fe हो जाएगा +2, यस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d6, ठीक। तो 3d6 में जो Cn है वो सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा बच्चों, तो यहां पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो होगा बच्चों 0, क्योंकि यहां पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो Cl है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करवा देगा। तो पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 56, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना है, sp3d2। इसका मतलब यहाँ पे बच्चों एक वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा होगा, क्योंकि तभी जाके आउटर ऑर्बिटल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो वो पेयर अप करवा देता, इनर डी ऑर्बिटल यूज होते। तो देखो Cn और Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो A और B में से तो पॉसिबल नहीं है। बाकी बच्चा CONS36 और NiNS36। तो बच्चों CONS36 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो गया बच्चों डी। आप देखो डी कैसे, यहां पर निकल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +2, ठीक है। तो +2 के साथ हिसाब से इसका होना है 3d8। अच्छा 3d8 में अगर हम इलेक्ट्रॉन को अरेंज करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। तो बच्चों यहाँ पर जो NH3 है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये इनको पेयर अप नहीं करवा पाता है। तो वो क्या करेगा, आगे के यानी sp3 और d2 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो बच्चों आंसर हो जाएगा डी। तो चलो बच्चों ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पूरा प्रीवियस ईयर JEE मीन। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।